नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। तो रतन इंडिया पावर के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आती है। संजीव बसिन सर ने जिस तरीके से यहाँ पे कमेंट्री करी हुई है, उसके बाद में आप देख सकते हो शेयर में अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला हुआ है और लगातार यहाँ पे FIS खरीदती जा रही है। तो ये भी ट्रेंड हम देखेंगे कि FIS का किस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड है शेयर होल्डिंग पैटर्न वाले सेक्शन में। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे कि कहाँ पे इसका सपोर्ट निकल के आता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में पूरा डिटेल में देख लेंगे कहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट बनता है। अभी फ़िलहाल के लिए इसकी जो न्यूज़ेस है, कुछ यहाँ पे जो डेप्थ है, इनका जो डेप्थ इन्होंने कितना रीपे किया हुआ है और यहाँ पे इसका जो बिज़नेस मॉडल है, कहाँ कहाँ पे इनके प्लांट से, सभी डिटेल में जानकारी इसकी लेंगे। तो चलिए वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी आपकी लिस्ट हुई थी लगभग 2009 में और इसका जो हाई यहाँ पे देख सकते हो लगभग 45-46 के आसपास यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और वहाँ से जो हमें गिरावट देखने को मिली हुई है। तो स्टॉक लगभग आपका ₹1 के आसपास तक गिर चुका था, फिर वहाँ से अगेन स्टॉक आपका थोड़ा सा बुलिशनेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस। पूरा डिटेल एनालिसिस टेक्निकल वाले सेक्शन में दे दूंगा। अभी फिलहाल इसका हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल पे जाने से पहले थोड़ा सा जो संजीव बसिन सर ने यहाँ पे कवरेज दिया हुआ है उसको पहले जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे संजीव बसिन सर ने क्लियर कट कहा है पावर सेक्टर में काफ़ी शानदार तेज़ी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है और ऐसी तेज़ी होगी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। मतलब अब तक आपने ऐसी तेज़ी देखी नहीं होगी, इस तरीके की तेज़ी होगी। और ये हाल ही का इनका रिसेंट का यहाँ पे स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि काफ़ी पुराना स्टेटमेंट है, ठीक है, हाल ही का स्टेटमेंट है। और इसके चलते उन्होंने आपको यहाँ पे भी देख सकते हो कि JP पावर को 7 के भाव से इन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बाद में रिलायंस पावर आपका लगभग 10 गुना तेज़ी दिखाया जब उन्होंने रिकमेंड किया था वहाँ से। तो यहाँ पे रतन पावर का शेयर उन्होंने ₹9 पे रिकमेंड किया था। अभी लगभग भाव चल रहा है इसका 11.95 के आसपास कुछ चल रहा है। तो यहाँ से अच्छा खासा तेज़ी अभी भी देखने को मिला हुआ और इनके जो टारगेट से लगभग इन्होंने जब बताया तब मार्केट प्राइस था लगभग 4000 करोड़ के आसपास। रतन इंडिया का यहाँ पे मार्केट प्राइस था। अभी जो है मार्केट कैप इनका लगभग 6000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है और इन्होंने जो कहा है इसका जो मार्केट कैप है लगभग 10,000 करोड़ और 12,000 करोड़ के बीच में इसका मार्केट कैप होना ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके का उनका यहाँ पे स्टेटमेंट है कि आने वाले दिनों में इसका जो मार्केट प्राइस है लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ का इनका मार्केट प्राइस हो सकता है। देखिए आगे और जान लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो रतन इंडिया पावर के पास लगभग 2700 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है और इनके पास लगभग 2 प्लांट है, एक नासिक में है और एक अमरावती में है। तो ऐसे 2 यहाँ पे प्लांट है और लेकिन अभी यहाँ पे इनके ऊपर ना थोड़ा सा NCLT का यहाँ पे केस चल रहा है। तो दिवालियापन का जो प्रक्रिया अभी यहाँ पे चल रहा है, तो NCLT से भी ये स्टॉक जल्दी बाहर आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे बसिन सर ने कहा हुआ है। तो इसकी आशंका जताई जा रही कि NCLT से स्टॉक जल्दी बाहर आ जाएगा और ऊपर से मैनेजमेंट का भी यहाँ पे कमेंट्स है कि आने वाले 2 साल के बीच में ये स्टॉक आपका डेप्थ फ्री हो जाएगा, पूरी कंप्लीटली यहाँ पे डेप्थ फ्री हो जाएगा 2 साल के भीतर में। तो कुछ इस तरीके के अपडेट्स है जो कि काफ़ी पॉजिटिव अपडेट यहाँ पे निकल के आते हैं स्टॉक के लिए। एक तो 2 साल के अंदर में ये स्टॉक आपका यहाँ पे डेप्थ फ्री हो जाएगा और एक और NCLT जो प्रक्रिया अभी चल रही है, NCLT की प्रक्रिया से भी ये स्टॉक आपका जल्दी बाहर निकल जाए, ऐसा बसिन सर ने यहाँ पे कहा हुआ है। और यहाँ पे बड़ी अपडेट क्या निकल के आती है कि रतन इंडिया पावर में लगभग गोल्डमैन सैक्स और वार्डे जैसे जो दिग्गज निवेशक है उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और एक बार ये स्टॉक आपका NCLT से बाहर आ जाए तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे संजीव बसिन सर ने जो टारगेट दिए हुए लगभग ₹20 के टारगेट यहाँ पे दिए हुए। तो कुछ इस तरीके का बसिन सर का यहाँ पे कमेंट था। अभी हम इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे। मान लिया कि आपका पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा आने वाले दिनों में, मान लिया कि रतन इंडिया पावर जो है आपका NCLT से बाहर आ जाएगा, डेप्थ फ्री भी हो जाएगा 2 साल के बीच में, फिर भी क्या आपको ये लेवल पे बाय करना चाहिए? इसका जो बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है वो कहाँ पे बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा वो हम टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में देखेंगे और साथ में ही इसका हम डेप्थ टू इक्विटी रेशियो का भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे डेप्थ बना हुआ है और कितना ये स्टॉक में रिस्क है एज कम्पेयर टू अदर जितने पावर स्टॉक है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कितना रिस्क बनता है। अभी आपने हाल ही में देखा है कि सुजलॉन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ था, फिर सुजलॉन देख सकते हो आप कितना लगभग 4 से 5 गुना अपने लो से बन गया। तो कहीं ना कहीं जैसे ये डेप्थ फ्री हो जाएगा ये स्टॉक में भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन हाल फिलहाल अभी के लिए अभी यहाँ पे अच्छा खासा डेप्थ है और कंपनी आपका नेगेटिव में है। तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस वाले सेक्शन में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मार्केट कैप है लगभग 6202 करोड़ की मार्केट
मार्केट कैप एज ऑन डेट है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.62। वही रिटर्न ऑन इक्विटी अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन लगभग ये 6 पॉइंट के आसपास कुछ है, तो 6% के आसपास इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इसको हम थोड़ा सा एवरेज ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा बिलो एवरेज टू एवरेज इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है। यही अगर आप बात करोगे फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू इनकी 10 की है, मतलब आने वाले दिनों में स्टॉक आपका स्प्लिट भी हो सकता है। यही बात करोगे बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू इनकी निगेटिव 10.6 है, तो थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 0 है, तो डिविडेंड तो कोई देता नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फंडामेंटल देखोगे तो कुछ यहाँ पे बस बुक वैल्यू इनकी थोड़ी नेगेटिव लग रही है। अभी यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ईच एंड एवरी क्वार्टर में इनका नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे बना हुआ है। बस एक क्वार्टर था मार्च 2021, वहाँ पे इनको थोड़ा प्रॉफिट था, बाकी एवरी क्वार्टर में इनका यहाँ पे नेगेटिव इन्होंने पोस्ट किया हुआ है नेट प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ इनके ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा कहीं ना कहीं रिपे कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कर्जा चुकाने में इनका पूरा इनकम यहीं पे लग जा रहा है, मतलब जितना कंपनी इनकम करती है तो उससे ज़्यादा इनका यहाँ पे कर्जा ही बन जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इतना यहाँ पे इनका निकल के आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत आता है, लेकिन यहाँ पे जो कर्जा है ना कंपनी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये कर्जे की वजह से कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग बनती जा रही है। तो ओवरऑल कंपनी एज ऑन डेट यहाँ पे लॉस मेकिंग है, तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बसिन सर ने कमेंट्री कर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली अंधाधुंध बाइंग करनी है, थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी देखना है। तो रिस्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ 1-2 क्वार्टर में लॉस में थी। रिसेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, रिसेंट हर क्वार्टर में यहाँ पे लॉस में दिखाई दे रही है, बस एक क्वार्टर अगर आप छोड़ोगे तो। वही अगर आप यहाँ पे बात करोगे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे भी सेम कहानी हमें दिखने को मिलती है। 2013 से आप यहाँ पे देख सकते हो, बस 2013 से आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग एवरी ईयर यहाँ पे ये लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है। बस 2020 में थोड़ा सा इनका प्रॉफिट था, बाकी अगर बात करोगे तो ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर ये कंपनी आपका लॉस ही करती है, क्योंकि इनके ऊपर जो कर्जा है कहीं ना कहीं ये कर्जा यहाँ पे चुकाने में और इनका पूरा जो इनकम है वहीं पे लग जा रहा है। तो एक तरह से अगर आप इसको देखोगे तो एक तरह से पॉजिटिव भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा था कहीं ना कहीं कंपनी वो कर्जे को कम कर रही है, तो इसको हम थोड़ा सा पॉजिटिव भी मान सकते। जो आपको नेगेटिव दिखा रहा ना, इसको अगर आप थोड़ा अलग तरीके से अगर देखोगे तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ही बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो इनकम कर रही है लगभग तो वो उसके कर्जा रीपे करने में ये लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कर्जा रीपे कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो जिस दिन एक कंपनी यहाँ पे कर्जे से बाहर हो जाएगी और डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, तो यहाँ से हमें इसका जो ट्रेंड है नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब अभी ये जो घाटे में चल रही कंपनी ये मुनाफे में भी आ सकती है। और जैसे कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है कि 2 साल के अंदर में ये कंपनी आपका डेप्ट फ्री हो जाएगा। तो 2 साल के अंदर में अगर ये डेप्ट फ्री रियल में अगर हो जाता है तो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा रिस्क तो यहाँ पे बना हुआ है। अदर कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि F5 की जो होल्डिंग है, F5 ने मार्च क्वार्टर में काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे बाइंग करी हुई है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जब भी F5 आपकी बाइंग करती है तो वो स्टॉक का प्राइस काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ है हमें नज़र आता है। अभी यहाँ पे F5 बाइंग कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टॉक के लिए पॉजिटिव भी ज़रूर हो सकता है आगे आने वाले दिन में। अभी यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आप देखोगे तो लगभग 44.06 है, जो कि अगर आप कंपेयर करोगे फास्ट होल्डिंग से तो लगभग थोड़ा बहुत इन्होंने बेचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बेचा, थोड़ा बहुत बेचा हुआ है। और प्रमोटर की लगभग जो इतनी होल्डिंग है ना, इसमें से भी लगभग 86 या 86% कुछ इनकी प्लेज हुई, मतलब गिरवी रखी हुई है इनकी होल्डिंग। तो होल्डिंग प्रमोटर की प्लेज है, तो ये नेगेटिव पॉइंट ज़रूर बन जाता है। DIS यहाँ पे इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, DIS ने बेचना ही सही माना है यहाँ पे, और लगभग DIS इस स्टॉक से निकल रही है। बात करोगे पब्लिक की, तो पब्लिक भी यहाँ से लगभग एग्जिट ही हो रही है, बाउंस पे पब्लिक एग्जिट हो रही है, लेकिन F5 काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे खरीद रही है। तो ओवरऑल इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है कि F5 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें नज़र आ रही है, क्योंकि F5 की जो होल्डिंग थी आप यहाँ पे देख सकते हो जून क्वार्टर में लगभग 0.30 के आसपास थी, और वहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो F5 ने एक साल के बीच में, एक साल ही नहीं, लगभग 6-7 महीने के बीच में ही काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे खरीदा हुआ है स्टॉक को। अभी प्राइस एक्शन वाले सेक्शन में भी हम देख लेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अभी फिलहाल बात कर रहे थे इसके करंट एंड क्विक रेशो की, तो करंट रेशो इनका लगभग है 1.53 और क्विक रेशो है 1.47। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है कि जिस किसी भी कंपनी का करंट रेशो एंड क्विक रेशो 1 से ज़्यादा रहे तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ कम है, मतलब इनके लाइबिलिटीज़ के कंपेरिजन में इनके एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके चलते यहाँ पे करंट रेशो एंड क्विक रेशो इनका अच्छा ही माना जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब से यहाँ पे बसिन सर ने रिकमेंड किया हुआ है इसको 9 रुपए के आसपास में कहीं, तो वहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक कितना ज़बरदस्त तरीके से अपर पे अपर सर्किट लगाया जा रहा है। और अभी फिलहाल स्टॉक आपके पहुँच चुका है जो इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने, रेजिस्टेंस के पास अभी स्टॉक पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो आपकी बाइंग नहीं बनती, ये रेजिस्टेंस होने, तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो आप थोड़ा सा एक बार रिव्यू करिए कि आपको सही में यहाँ पे बाई करना है नहीं करना, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग नहीं बनती। और यहाँ से रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सा ये प्राइस आपको फिर से डाउन साइड में आता हुआ दिख सकता है, या फिर यही कहिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट भी दे सकता है। प्रोबेबिलिटी इसकी चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल अभी अगर आप बात करोगे तो अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो विद भी छोड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। इसका जो सपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो 1 डे टाइम फ्रेम के अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे निकल के आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो आपको एक सपोर्ट जोन मिल जाएगा। वापस से स्टॉक अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है लगभग 10 रुपीज़ से लेके 9.50 का जो जोन है यहाँ पे अगर मिल जाता है, तो ये इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट आई थिंक यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, एज पर द प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगेन मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कर दूँ कि ये किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाई गई है। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो हो गया आपका 1 डे टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस किया वो। अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 12 वाला जो रेजिस्टेंस है कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग पिछले कुछ 2016 में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था, और यहाँ से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई थी। उससे पहले भी लगभग यहाँ यहीं पे कहीं इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन निकल के आता था। तो कहीं ना कहीं रिसेंटली रेजिस्टेंस इसने 12 पे लिया हुआ है, तो 12 का रेजिस्टेंस इसका अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर ब्रेक होता है तो लगभग ये जा सकता है आपका 16 तक जा सकता है, उसके बाद में 19 तक भी जा सकता है। बस ये है कि इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से हमें अगेन डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और एक और मैं आपको थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे कर दूँ कि यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन लगभग ये जो पॉइंट है यहाँ से, तो आपको इसका आने वाला रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि लगभग वो इस लाइन के हिसाब से थोड़ा बहुत यहीं पे कहीं 16 के आसपास में कहीं इसका रेजिस्टेंस जोन आई थिंक निकल के आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बनी हुई है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो फिलहाल जो स्टॉक है आपका अच्छे खासे बड़े रेजिस्टेंस के पास में है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं बनती। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको करना है तो ये ट्रेंड लाइन का वेट करो। ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए हो सकता है स्टॉक वापस से आ भी सकता है, बिकॉज ऑफ कोई न्यूज़ आ जाए या फिर मार्केट के साथ कोई करेक्शन आ जाए, तो ये लाइन पे अच्छा खासा इसका एंट्री पॉइंट बन सकता है। बाकी फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मेरे हिसाब से इस स्टॉक से थोड़ा दूर रह सकते हैं। कुछ डीप आए तो आप वहाँ पे सोच सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप दूर रह सकते हो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो अच्छे खासे टारगेट यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टॉक है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि इसके कंपैरिजन में मान लिया आपको कि पावर सेक्टर में ग्रोथ है, तो इसके कंपैरिजन में बाकी के स्टॉक यहाँ पे पड़े हुए हैं ना। टाटा पावर है अच्छा स्टॉक, टाटा पावर में आपको आने वाले दिनों में अच्छा करेक्शन मिल जाए तो ये स्टॉक आपका अच्छा है। उसके बाद में काफ़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक यहाँ पे निकल के आते हैं। कोल इंडिया हो गया जो पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो काफ़ी सारे अदर कंपनीज भी यहाँ पे है। तो क्यों रिस्की एसेट्स में जाना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आई थिंक इसको थोड़ा इग्नोर ही करना चाहिए। इस पे NCLT का भी यहाँ पे केस चल रहा है, तो एक बार इसको NCLT से बाहर निकलने दो, थोड़ा सा डेप्थ फ्री होने दो, उसके बाद में आप यहाँ पे निवेश के लिए सोच सकते हो। क्योंकि ये दो बड़े मेजर पॉइंट्स यहाँ पे, दो बड़ी यहाँ पे चिंताजनक बात यहाँ पे बनी हुई है। एक तो NCLT और एक तो इनके ऊपर काफ़ी बड़ा डेप्थ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ अपडेट रहे तो मैं इस चैनल पे वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। इस स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ अगर न्यूज़ निकल के आते हैं तो मैं ज़रूर यहाँ पे अपडेट करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।